देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ आज। तेज खबर 24 को अब देखिए नए क्लेवर में हम लेकर आए हैं नया एपिसोड फेस टू फेस। मैं हूं प्राची। फेस टू फेस में हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका आमना सामना। मैं हूं अंशिका। हम आपको दिखाएंगे मेहमानों की कहानी और सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। मैं हूं आरिफ। हम आपको कराएंगे अधिकारियों, नेताओं और समाज के उभरते लोगों से रूबरू। मैं राहुल। हम आपको दिखाएंगे ऐसा सच जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं फेस टू फेस। हेलो फ्रेंड्स, तेज खबर 24 से मैं हूं आपकी होस्ट प्राची पांडे। आज हम आपको रूबरू कराएंगे रीवा के सोनू सूद कहे जाने वाले समाज सेवी परमजीत सिंह डंग से और जानेंगे उनके यहां तक के सफर के बारे में और निजी जीवन के बारे में खुद उन्हीं से। सर, सबसे पहले तेज खबर 24 फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरा जन्म 1984 24 मार्च को रीवा में हुआ था और मैं बॉर्न एंड बॉट यहीं का हूँ। मेरी स्टडीज़ यहीं केंद्रीय विद्यालय रीवा से हुई थी। उसके बाद मैंने TRS कॉलेज से BCom ऑनर्स कंप्लीट किया अपना और उसके बाद MBA मैंने किया है फाइनेंस मार्केटिंग से रीवा APSC यूनिवर्सिटी से। आपको समाज सेवा का भाव कहाँ से आया? मतलब शुरुआत से ही बचपन से ऐसा लगता था कि लोगों की सेवा करनी है, बाद में ऐसा लगा कि हाँ सेवा करनी चाहिए? एक्चुअली मैं अपने पिता श्री कमलजीत सिंह डंग पूर्व महापौर रीवा जो रह चुके हैं, उनको मैं अक्सर देखता था कि लोगों की एक अच्छी सेवा भी करते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनका काम भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि लोगों के काम आना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं उनको देखते हुए काम करता था। बट अभी जो मुझे एक्सपोज़र मिला है, जो लोगों ने प्रेम दिया है, वो कोविड जो सेकंड वेव आई थी उसमें शायद मैंने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया होगा। उसकी वजह से लोग प्रेम करते हैं और जानने लगे। तो तब से मुझे लगता है लोग मुझे जान रहे हैं और मैं लगातार उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर रहा हूँ। जैसे कि कोरोना काल में आपने लोगों की इतनी मदद की, आपको रीवा का सोनू सूद भी कहा जाता है, तो कैसा लगता है? देखिए, सोनू सूद एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हम लोग अपने शहर में और अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके हम प्राथमिक रूप से उनके अगर हम काम आते हैं तो अच्छा लगता है। लोग प्रेम करते हैं, सन ऑफ रीवा बोलते हैं, रीवा का बेटा बोलते हैं। और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं, जब कोई नहीं खड़ा होता उनके साथ, तो वो जो संवेदनशील होता है, आशीर्वाद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एक थैंक यू और एक प्रेम से कोई भी वर्ड बोलता है तो वो अच्छा लगता है हम लोग को। तेजी से आज के युवा जो हैं आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या आप रीवा विधानसभा या फिर महापौर के चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं? मैंने कोई भी काम किसी राजनीतिक अपेक्षा के लिए कभी नहीं किया और राजनीतिक में मुझे पता है कि पद 5 साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा। ठीक है, पावर होती है, काम होते हैं लोगों के, चाहे वो प्रशासनिक योजनाएं हों, चीज़ें हों। और मुझे लगता है कि अगर बिना पद के मैं इतना काम कर रहा हूं और अपने राजनीतिक जो हमारे सीनियर हैं उनके सपोर्ट से मैं काम कर रहा हूं, तो अभी फ़िलहाल मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन आगे चल के अगर मुझे पार्टी कोई भी ऐसी जवाबदारी, जिम्मेदारी देती है तो मैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करूँगा। आपके पिताजी भी पूर्व महापौर थे रीवा के, तो उनसे राजनीति में आने की प्रेरणा मिली? अभी राजनीति तो मैं पिछले 30-35 साल से उनको देखता आ रहा हूँ और अगर राजनीतिक गुरु कहूँगा तो मैं उन्हीं को बोलूँगा, क्योंकि उन्हें एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। कोई विरोध की राजनीति उन्होंने नहीं की। सब वर्ग से, सब व्यक्तियों से उनके अच्छे संबंध हैं और एक वैचारिक सोच और मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन एक व्यवहारिक मतभेद कभी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने पॉलिटिक्स में उनसे सीखा है और मैं अभी भाजपा का पदाधिकारी हूँ। रीवा व्यापारी प्रकोष्ठ जो है जिले का, उसका जिला सह संयोजक का मुझे दायित्व है।
मैं उसको भी अच्छे से निर्वहन करता हूँ। आगे मुझे कोई भी ऐसी जिम्मेदारी और आगे ऐसी कोई भी लोग चाहेंगे तो मैं इस बारे में विचार जरूर करूँगा। आपकी कोशिश रहती है कि जो युवा हैं उनको अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके, वो अपने घर से दूर ना जाएं, तो उस क्षेत्र में क्या प्रयास हैं आपके? हम लोग की एक सोच ये है कि हमारे शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। तो यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आई हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स खुले हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन और ये हम लोग की एक पहल है और हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए कि 75% हमारे ज़िले का युवा हमारे ज़िले में उसको जॉब मिले, उसको प्रायोरिटी मिले। उसके बाद 25% लोग जो बाहर से आते हैं एज ए स्किल्ड, आप उनको प्राथमिकता दें। तो ये इस सोच के साथ मैं चाह रहा हूँ कि रोज़गार भी बढ़ेगा। आप लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं, तो शासन प्रशासन का किस तरीके से आपको सहयोग मिलता है, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और प्रेरणा कहाँ से आती है ये सब करने की? पहला कोविड जब पूरा हुआ, कोविड एक बहुत बैड फेज़ था अगर देखा जाए तो, सबके लिए एक अच्छा फेज़ नहीं था। तो उसके बाद जब ये देखी गई कि बीमारियां बढ़ी हैं और खून की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी, तो हमारे पास 750 यूनिट का ब्लड बैंक्स था जो कि हमेशा खाली रहता था। तो धीरे धीरे लोग आगे आए, पुरानी बहुत सी संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं, मुझे उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। शासन प्रशासन भी इसमें प्राथमिक तौर पे आगे आने लगी। तो ये देखा गया कि पिछले 2 सालों में एक युवाओं के अंदर और शहर के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत आई है। लोगों के अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच बहुत आई है कि हम अच्छा काम करें। तो ये प्रेरणा मुझे आसपास के सराउंडिंग से मिलती है, प्रशासन लेवल पे मिलती है, तब जाके आज हम लोग बड़े बड़े कैंप्स लगाते हैं और लोगों की उससे मदद होती है। आज के युवा तेज़ी से नशे की चपेट में आ रहे हैं, तो उससे और भी कोई अभियान चलाया जा रहा है कि लोग नशे से दूर हो सकें? हम लोग शासन की कई योजनाओं में उनकी सहभागिता निभाते हैं साथ में, चाहे वो हेलमेट का हो, चाहे वो खाद्यान्न आपूर्ति का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो नशा मुक्ति का हो। तो एक अच्छी तेज़ी से ही प्रशासन इसमें काम कर रहा है और कई बार अच्छी अच्छी खेप्स भी पकड़ी जा रही हैं, जो कोरेक्स और टोरेक्स जिसको कहते हैं। युवा थोड़ा सा भटक रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा कम भटक रहा है। आज वो एक्टिव हो रहा है, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, सोशल मीडिया के बेस में वो लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रहा है। तो धीरे धीरे ये भी भ्रामिकता ख़त्म हो जाएगी। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहते, फिर चाहे कभी भूल नहीं सकते हैं, हमारे दर्शकों से शेयर करें। हाल फिलहाल ऐसी तो कोई भी ऐसी घटना नहीं है, लेकिन इतना प्रेम मिला है, इतनी चीज़ें मिली हैं लोगों की, तो मुझे लगता है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा। और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं अगर किसी की मदद कर देता हूँ तो मुझे 3-4 दिन बाद भी नहीं याद रहता है कि मैंने किसकी मदद की। मुझे बहुत से लोगों ने बोला आप डाटा मेंटेन करिए, तो मैं वो मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं, बट मस्त रहते हैं हम लोग, काम करते हैं और हर दिन हमारे लिए एक नया दिन होता है। हर एक दिन हम नई सेवा के तौर पर आगे आते हैं। यहाँ तक का सफ़र तय करने में आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? परिस्थितियों का सामना है कि कुछ लोग अच्छे क्रिटिसाइजर्स भी होते हैं, जो कि समाज में बहुत आवश्यक है। वो भी हमारी एक ताकत है। जो नकारात्मक सोचते हैं उनसे भी एक हमें अच्छी ताकत मिलती है, वो चाहे हमारे बड़े हों चाहे हमारे मित्र हों। और लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको प्रेम मिल जाता है तो वो चीज़ छोटी हो जाती है। तो कठिनाई का तो ये है कि थोड़ी थोड़ी जो इश्यूज़ आते हैं कि लोगों को इंसिस्ट करना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है कि आप ब्लड डोनेट करिए, आप लोगों के लिए आगे आइए, एक्सीडेंट हो तो आप उनको उठाइए। तो बहुत समझाना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ गई है कि अब लोग समझने लगे हैं। अगर बात आपकी पर्सनल हॉबीज़ की करें तो वो क्या है और उसके लिए आप समय कैसे निकाल पाते हैं? मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी समय देता हूँ। जैसे क्रिकेट मेरा पैशन है, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, अपने रीवा डिवीज़न से भी मैंने खेला हुआ है। बैडमिंटन हम बैंकेट क्लब में आज 20-25 साल से खेल रहे हैं, मैं उसको टाइम ज़रूर देता हूँ। और फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी हो जाती है, बच्चों के साथ और परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना भी होता है। तो ये मेरा भी पैशन है और इस पर मैं ध्यान देता हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमको देख रहे हैं, जो समाज के लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि समाज में आप अपनी एक इंडिविजुअल सहभागिता निभाएं,
एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के साथ खड़े हों, क्योंकि व्यक्ति विशेष कमाना बहुत कठिन है। जिस व्यक्ति ने व्यक्तियों को कमा लिया है, लोगों को कमा लिया, लोगों के दिलों में राज कर लिया, तो उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है, सब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको बखूबी से उसको हम लोगों तक पहुंचाएं और एक दूसरे से शेयर करें उसको। आप किसी एनजीओ से भी जुड़े हैं, फिर आपका कोई एनजीओ हो जो लोगों के लिए काम करता हो? मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाया है, बट रीवा के अंदर 10-15 एक एक्टिव एनजीओज काम कर रहे हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सुदिशा फाउंडेशन है, वो हाइजीन पैड्स के लिए विमेंस को अपील करता है। अपना आविष्कार फाउंडेशन है, अंकुर पाठशाला है ना, लक्ष्मी एजुकेशन है जो साइन लैंग्वेज लोगों को सिखा रहा है। तो ऐसे कई सारे एनजीओज़ हैं जो अपनी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो मुझे प्रेम करते हैं और उनके यहाँ मैं एक संरक्षक के रूप में जाता हूँ, उनको अपने व्यूज़ देता हूँ, उनसे भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है और उनको देखता हूँ। आजकल एक पंख नाम से एक एनजीओ अनशेष फाउंडेशन के द्वारा है कि जो स्लम एरियाज़ बच्चों को डिजिटल स्टडीज़ करा रहा है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि युवा अपनी अपनी एक अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मैंने कोई ऐसा एनजीओ नहीं बनाया, ना आगे कभी ऐसा एनजीओ बनाऊंगा मैं। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप जो अभिभावक हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे दिशा निर्देश दें कि इस ऐसे अपराध से वो बच्चे उनके दूर रह सकें? देखिए, सबसे बड़ा अपराध तो आज की डेट में मोबाइल के थ्रू जो साइबर थिंग्स होती हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और कम एज की बच्चों को मोबाइल्स दे दिया जाता है जब उनको स्टडीज़ करने के लिए होता है। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि रीवा के अंदर लाइब्रेरीज़ ख़त्म हो गई थी, बट चूँकि आज 4-5 एक नई लाइब्रेरीज़ खुली हैं तो बच्चों को लाइब्रेरीज़ भेजें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भेजें, क्योंकि आज अच्छा है तो उससे उनका मन भटकेगा और वो कम से कम एक अच्छी रिसोर्स के थ्रू और अच्छी फील्ड के टूवर्ड्स अपनी बातों को रख सकते हैं और इस क्राइम से वो बच सकते हैं। जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हैं और समाज सेवी भी हैं, तो किस तरीके से दोनों को मैनेज करते हैं और फैमिली को बीच में कैसे टाइम दे पाते हैं? इसके लिए तो मैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ, मदर, फादर, अपने बच्चों को थैंक्स बोलता हूँ जो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट के साथ साथ मैं अपने बिज़नेस को भी टाइम दे देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब समाज के टूवर्ड्स आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो समाज को आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है। लोग आपको प्रेम से बुलाते हैं हर एक कार्यक्रम में, तो अपनी एक सहभागिता मुझे निभानी पड़ती है, जिसके लिए थोड़ा सा अफेक्ट ज़रूर होता है, बट उसके लिए मैं अपने बिजनेस टीम को और अपने फैमिली को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। भविष्य में सक्रिय राजनीति में आने का आपका क्या विचार है? ये विचार मैं नहीं करूँगा, ये विचार लोग करेंगे। लोग चाहेंगे तो मैं बिल्कुल अपनी सहभागिता राजनीति में भी निभाऊंगा। पार्टी चाहेगी तो उसमें मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निर्वहन करूँगा। थैंक यू। आपने अपना व्यस्तम समय तेज खबर 24 फेस टू फेस को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चैनल को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं एक छोटा सा इंटरव्यू दे सकूँ और मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल पे मैंने अपनी बातें रखी, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो यह थे हमारे साथ समाज सेवी परमजीत सिंह डंग जी, जिन्हें लोग रीवा का सोनू सूद भी कहते हैं। उनके निजी जीवन एवं यहाँ तक के सफ़र के बारे में हमने आपको रूबरू कराया और जाना कि उनको समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली। ऐसे ही नए मेहमानों से आपको हम फिर से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में। और अगर आप हमारे न्यूज़ को, हमारे वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो उसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें।